हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया के सामने एक ही सवाल है, काबुल में बेगुनाह लोगों का खून किसने बहाया? आईएस खुरासान ग्रुप जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उसके पीछे कौन सी ताकत है? मासूम अफगानी लोगों का खून बहाने के पीछे आईएस खुरासान का मकसद क्या था? मेरे पास आईएस खुरासान का पूरा चिट्ठा है। इस बात के सबूत हैं कि आईएस खुरासान पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, पाकिस्तान में इसे पनाह मिलती है, वहां से सपोर्ट मिलती है। जानकारों का कहना है कि आईएस खुरासान के तार हक्कानी नेटवर्क से जुड़े हैं। काबुल एयरपोर्ट पर आईएस खुरासान के हमले में मरने वालों की संख्या 170 को पार कर गई है। 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। कल जिस नाले में हजारों लोग खड़े थे, अफगानिस्तान से बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे, उस नाले के पानी को खून से लाल करने वाले आईएस खुरासान के आतंकवादी अब अमेरिकी फौज के निशाने पर हैं। अमेरिका ने चेतावनी दी है। कल जहां खून की नदी बह रही थी, आज उसी एयरपोर्ट पर फिर से हजारों लोगों की भीड़ थी। इवैक्यूएशन ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया। अफगानिस्तान के लोगों पर एक तरफ दहशतगर्दों का खौफ है और दूसरी तरफ तालिबान की दहशत का साया। आपको पहले बताऊं कि आईएस खुरासान ग्रुप काम कैसे करता है, कौन इसे सपोर्ट करता है, इसके कमांडर कौन है, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो शायद आपको विचलित कर दें, जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। लेकिन यह तस्वीर आपको बताएगी कि आईएस खुरासान ने कल काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो आतंकी हमला किया था, वो कितना खौफनाक था, कितना खतरनाक था। यह तस्वीरें आपको बताएंगी वहां कैसा खौफनाक मंजर था और आईएस खुरासान के आकाओं के इरादे कितने खतरनाक थे। कल जब इसी वक्त मैं आपसे बात कर रहा था, तब काबुल एयरपोर्ट के बाहर लाशों का ढेर था। 24 घंटे बाद अब वहां लाशें तो नहीं हैं, लेकिन तबाही और बर्बादी के निशान अब भी मौजूद हैं। हमला कितना भयानक था, इसका अंदाज सिर्फ इस एक तस्वीर से लग जाता है। ये जो स्टिल पिक्चर आप देख रहे हैं, ये कोई पेंटिंग नहीं है। ये खूनी लाल रंग असली खून है। और कल्पना कीजिए, पूरे नाले का पानी किस तरह से लाल हो गया। कितने लोगों का खून बहा होगा, कितना खून बहा होगा, कितनी लाशें गिरी होंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये जो वीडियो है उसी जगह का है, कल ब्लास्ट से ठीक पहले का है। इस जगह पर हजारों लोग थे, नाले के पानी में खड़े थे, किसी भी तरह एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, अफगानिस्तान से किसी भी तरह बाहर निकल जाना चाहते थे। लेकिन ब्लास्ट हुआ और उसके बाद वहां लाशें ही लाशें थी, मांस के टुकड़े, चीख पुकार, खून ही खून। और जब सब कुछ शांत हुआ, तब नाले का लाल पानी मौत के भयानक मंजर की गवाही दे रहा था। नाले के सुर्ख लाल पानी में किसी बच्चे के जूते तैर रहे थे, किसी के कपड़े थे, किसी के शरीर के कटे फटे अंग थे, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सिर। मरने वाले वो लोग थे जो परिवार थे, जो तालिबान के खौफ से देश छोड़ना चाहते थे, लेकिन दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन मौत का यह मंजर भी अफगानी लोगों को ज्यादा देर तक एयरपोर्ट से दूर नहीं रख सका। कुछ ही घंटों के बाद उसी जगह फिर से हजारों की भीड़ जुट गई, क्योंकि तालिबान का खौफ है, तालिबान का डर है। लोग किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर इवैक्यूएशन वाली फ्लाइट शुरू कर दी है। आज काबुल एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स ने टेक ऑफ किया। ब्रिटेन, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ मुल्कों ने अपना मिशन आज बंद कर दिया।
कनाडा ने भी कहा दिया कि अब उसका रेस्क्यू मिशन काबुल में पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। सोचिए, यह हाल तब है जब अमेरिका ने एक बार फिर आतंकी हमले की वार्निंग जारी की है। पेंटागन ने कहा है कि इस बार आतंकवादी रॉकेट से अटैक कर सकते हैं, लेकिन तालिबान की दहशत इतनी ज्यादा है कि कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लोगों के दिलों में सिर्फ एक बात बैठ गई है, किसी भी हालत में जिंदगी दांव पर लगाकर अब अफगानिस्तान छोड़ना है। मेरा यकीन मानिए, मुझे लगता है कि यहाँ किसी भी सेकंड, किसी भी मिनट बम ब्लास्ट हो सकता है। अल्लाह गवाह है, लेकिन हमारी जिंदगी में अब काफी चुनौतियां हैं, इसलिए हम यहाँ आने का जोखिम उठा रहे हैं। और अब तो हमें मौत से डर नहीं लगता। अब सवाल है कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका चला गया है, काबुल पर तालिबान का कब्जा है, तालिबान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया है, तो फिर काबुल एयरपोर्ट पर हमला किसने किया, किस मकसद से किया, इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है? इसके बारे में मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, कई सोर्सेस से जानकारी हासिल की, अफगानिस्तान में एक्टिव तमाम संगठनों के बारे में स्टडी की। उससे लगा इस वक्त अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसमें आतंकवादी हमले का सबसे ज्यादा नुकसान तालिबान को होगा। तालिबान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि दुनिया के सामने उसकी इमेज खराब हो। इसके बाद दूसरा नंबर आता है आईएस खुरासान ग्रुप का। इस दहशतगर्द तंजीम के ऊपर शक कल से ही था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने कल एक अलर्ट जारी किया था। उसमें साफ साफ कहा गया था कि काबुल एयरपोर्ट पर आईएस खुरासान ग्रुप अटैक कर सकता है। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमला हो सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। इसके बाद आज आईएस खुरासान ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली। आईएस खुरासान के तरफ से उस दहशतगर्द की तस्वीर भी जारी की गई जिसने कल फिदाइन हमले को अंजाम दिया था। सुसाइड बॉम्बर, इस आतंकी का नाम अब्दुल रहमान अल लोगरी है। आईएस खुरासान ने अब्दुल रहमान अल लोगरी की तस्वीर जारी की है। काबुल एयरपोर्ट पर अटैक से पहले ली गई यह तस्वीर आईएस खुरासान ग्रुप ने ही शेयर की है। इस हमले के फौरन बाद एक हैरान करने वाला ट्वीट पंजशीर में तालिबान से मुकाबला कर रहे अफगानिस्तान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने किया। सालेह ने दावा किया कि यह पूरा आतंकी हमला तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की साजिश था। सालेह ने लिखा, जो सबूत सामने हैं वो दिखाते हैं कि आईएस खुरासान की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में हैं, खासकर जो काबुल में ऑपरेट कर रहे हैं। सालेह ने आगे लिखा कि तालिबान जिस तरह आईएस से अपने रिश्ते से इनकार कर रहा है, यह ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान क्वेटा शूरा को लेकर इनकार करता रहा है। नॉर्दर्न अलायंस के लीडर ने कहा कि तालिबान ने अपने गुरु यानी पाकिस्तान से अच्छा सबक सीख लिया है। सालेह पहले से ही पाकिस्तान विरोधी रहे हैं, इसलिए उनका पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि आईएस खुरासान पाकिस्तान की ही आतंक फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट है। मेरी जानकारी है कि इस आतंकी संगठन का चीफ शहाब अल मुहाजिर नाम का आतंकी है, जो पहले पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले हक्कानी नेटवर्क का हिस्सा था। इतना ही नहीं, इस संगठन का एक और टॉप कमांडर असलम फारूकी तो पाकिस्तान का ही नागरिक है, वहां का सिटीजन है। वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के ओराकजई इलाके का रहने वाला है। असलम फारूकी मोमाजई कबीले से ताल्लुक रखता है। खुरासान से पहले वो लश्कर और तहरीक तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के साथ रह चुका है, और यह बात उसने खुद कबूल की थी। अब अफगानिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसे पिछले साल नंगरहार प्रोविंस से अरेस्ट किया था। तब फारूकी ने बताया था कि वो सिराजुद्दीन हक्कानी वाले हक्कानी नेटवर्क के साथ काबुल और जलालाबाद से ऑपरेट करता है। फारूकी ने बताया था कि वो आईएस खुरासान का जुड़ा है और उसकी जड़ें पाकिस्तान के रावलपिंडी में ही हैं, वो जगह जहां पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का हेडक्वार्टर है।
हालांकि इसके बाद फारूकी को बगराम जेल भेज दिया गया, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जब कैदियों को जेल से रिहा किया गया तो उसमें तालिबान ने फारूकी को भी छोड़ दिया। पता तो यह भी चला है कि हक्कानी नेटवर्क का खलील हक्कानी आईएस खुरासान के टॉप लीडर्स के लगातार कांटेक्ट में रहता है और हक्कानी के इशारे पर आईएस खुरासान ने काबुल में आतंकी हमलों को अंजाम दिया। रिपोर्ट्स कहती है कि जब इंटरनेशनल प्रेशर के बाद 2015 में हक्कानी नेटवर्क पर पाकिस्तान ने बैन लगाया था तो उसके बाद 2015 प्रॉक्सी ग्रुप के तहत आईएस खुरासान की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से यह ग्रुप अब तक 100 से ज्यादा फिदायीन हमले कर चुका है और नोट करने वाली बात है कि हमलों में अफगान नागरिकों को, वहां की फौज के साथ साथ नेटो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया था, जिसका सीधा फायदा तालिबान को मिला। 2016 में तो नेटो फोर्सेस के कमांडर जॉन निकलसन ने यह बात ऑन रिकॉर्ड कही थी कि आईएस खुरासान में 70% आतंकवादी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैं और जो लोग इस आतंकी ग्रुप के लिए काम कर चुके हैं उनका भी कहना है कि सारे बड़े कमांडर पाकिस्तान से आते थे, पाकिस्तानी हथियारों और फंडिंग का इंतजाम करता था। हमारे सारे सीनियर कमांडर पाकिस्तानी थे। देखिए, मैं 43 साल का हूँ। मुझे ग्रुप में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, बड़ा काम मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। ये सारे फैसले पाकिस्तानी ही करते थे। पाकिस्तान के लोग ही हमें हथियार और पैसे मुहैया करवाते थे। उस वक्त मैं यहाँ था, मेरे पास 2-3 और सहयोगी मौजूद थे। मैं उन्हें बेसिक ट्रीटमेंट देता था, लेकिन अगर बीमारी का इलाज मेरे बस के बाहर होता तो फिर वो लोग उन जख्मी आतंकियों को इलाज के लिए पाकिस्तान भेज देते थे। बस दुई बात है, पाकिस्तान तरफ से बदला। पाकिस्तान की आईएसआई ने हाफिज सईद के ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया और उसे बताया कि अब तुम आजाद नहीं हो, यहाँ से हम तुम पर हमला करेंगे और दूसरी तरफ से समझौते के मुताबिक अफगानिस्तान की सरकार तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हारे खिलाफ हमले बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए हम तुम्हारे सामने आईएसआईएस में जाने का ऑफर रख रहे हैं और इसके लिए हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला, खून बहाने वाला आईएस खुरासान ग्रुप कौन है, इसके पीछे किसकी ताकत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में बड़े बड़े पदों पर काम कर चुके लोग भी ये मान रहे हैं कि आईएस खुरासान को बनाने में, उसे खड़ा करने में पाकिस्तान का बड़ा रोल है और इस दहशतगर्द तंजीम में ज्यादातर कमांडर्स और फाइटर्स पाकिस्तानी हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हुसैन हक्कानी ने कहा यह कोई सीक्रेट नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर ही आईएस खुरासान बनाया। इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई, इसमें ज्यादातर पंजाबी बोलने वाले पाकिस्तानी हैं। The Islamic State of Khorasan is a mystery. It was born out of angry elements of Tehreek-e-Taliban Pakistan, which had very close links with the Siraj Haqqani network, which operated out of Miram Shah. So, are there links between ISIS Khorasan and those in Pakistan who have backed the Haqqani network in the past? It is definitely a possibility. The thing is very clear that Islamic State of Khorasan's core comes from Tehreek-e-Taliban Pakistan, the Pakistan Taliban movement that the Pakistani military claims to have eliminated in Pakistan. Its leaders came from Pakistan. Many of its fighters who have been caught are actually Punjabi-speaking Pakistanis, not Afghans. So I would argue that the Islamic State of Khorasan is an outcome of the ideological extremism of Pakistani jihadi movements. हुसैन हक्कानी ने बड़े साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि आईएस खुरासान किस तरह से पाकिस्तान में पाला पोसा गया, पाकिस्तान के प्रोटेक्शन में चलता है। और यह क्लियर हो गया कि जिस आतंकवादी संगठन ने काबुल हमले की जिम्मेदारी ली है, जो सीना ठोक कर कहता है कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला उसने करवाया, अमेरिकन मरीन्स और दर्जनों अफगानियों की जान ली, उस आईएस खुरासान का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। अब इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात आपको बताता हूं।
जैसे ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, वैसे ही पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। आईएस खुरासान के दहशतगर्द एक्टिव हो गए थे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इस बात की पक्की खबर थी और भारत सरकार ने पूरी दुनिया को इस नए खतरे से आगाह किया था। 19 अगस्त को न्यूयॉर्क में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में तमाम मुल्कों के बड़े बड़े नेताओं के सामने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि आईएस खुरासान ग्रुप अपनी ताकत बढ़ा रहा है, पड़ोस में इसकी एक्टिविटी बढ़ी है, इसलिए इस वक्त ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ISIL Daesh remains active in Syria and Iraq, and its affiliates are growing in strength. In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. एस जयशंकर ने सबसे पहले आईएस खुरासान का नाम लिया था और काबुल पर हुए हमले के बाद यह बात बहुत अहम हो गई है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा था कि हमारे पड़ोस में आईएस खुरासान की एक्टिविटी बढ़ गई है। उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। उस वक्त तमाम बड़े मुल्कों ने भारत की चेतावनी को सीरियसली नहीं लिया। उसका नतीजा सामने है। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा, आईएस और आईएस खुरासान में फर्क क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आईएस खुरासान का जन्म तालिबान और तहरीक तालिबान के जरिए हुआ। उनके जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट थे उन्होंने बनाया। खुरासान फारसी शब्द है, इसका मतलब है जहां से सूरज उगता है। इस संगठन के लोग ईरान, साउथ तुर्कमेनिस्तान और नॉर्थ अफगानिस्तान के कुछ एरिया को मिलाकर खुरासान कहते हैं और इनका मकसद है इस पूरे खुरासान इलाके पर अपना राज चलाना। मैंने आपको बताया कि यह संगठन 2015 में एक्टिव हुआ। इसका बेस अफगानिस्तान के नंगरहार और कुनार प्रोविंस में है। काबुल में इसके स्लीपर सेल हैं। इन्हीं स्लीपर सेल में से कुछ ने कल के आतंकी हमले को अंजाम दिया। इससे पहले 2016 में भी इस संगठन ने कई फिदायीन हमलों को अंजाम दिया था। आईएस खुरासान शुरुआत में सिर्फ पाकिस्तान के पास कुछ इलाकों का सीमित था। अब यह अफगानिस्तान के जाजबान और फरियाब समेत दूसरे नॉर्दर्न प्रोविंस में भी एक्टिव हो गया है। जहां तक तालिबान और आईएस खुरासान में दुश्मनी की बात है तो शुरुआत ऐसी नहीं थी। दोनों टेरर ग्रुप्स में सुन्नी कट्टरपंथी थे, मगर जैसे जैसे तालिबान वेस्टर्न वर्ल्ड के करीब आने लगा, अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर आया, डायलॉग का प्रोसेस शुरू हुआ, तो खुरासान ने तालिबान से दूरी बना ली। उसने तालिबान पर जिहाद और जंग का मैदान छोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि तालिबान ने सत्ता के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसके बाद से आईएस खुरासान ने खुद को कट्टर इस्लामिक ग्रुप के तौर पर पेश किया और उसने अफगान फोर्सेस और तालिबान के साथ अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले शुरू कर दिए। इसीलिए अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने अपने कमांडर से आईएसके की एसेट्स और लीडरशिप की जानकारी जुटाने को कह दिया है। अमेरिकी सोल्जर्स पर हमला करने की कीमत तो आईएस को चुकानी पड़ेगी, यह उन्होंने कहा। अमेरिका काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वालों को अब सजा देगा तो वक्त भी खुद तय करेगा और जगह भी खुद चुनेगा। वैसे पहला मौका नहीं है जब इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अमेरिकी फोर्सेस पर हमला किया हो और अमेरिका ने पलटवार करने की बात कही हो। इससे पहले अमेरिका ने 2017 में अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में इस्लामिक स्टेट खुरासान के लड़ाकों पर बम गिराए थे। GBU-43B ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट के नाम के इस बम को मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। करीब 10,000 किलो के इस बम को नंगरहार प्रांत में उन सुरंगों और गुफाओं वाले इलाकों में फेंका गया था जहां आईएस के आतंकी छिपे थे। हालांकि इस हमले में आईएस के कितने लोग मारे गए इसका ऑफिशियल डेटा कभी सामने नहीं आया, लेकिन माना गया कि इस हमले में
आईएसएस खुरासान को नुकसान हुआ, उसकी कमर टूट गई। लेकिन कल काबुल एयरपोर्ट पर हमला करके खुरासान ग्रुप ने अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी है और अब जो बाइडेन ने कहा कि संगठन का नामो निशान मिटा देंगे, आईएस खुरासान को छोड़ेंगे नहीं। हम आतंकवादियों से डरेंगे नहीं। मैं उन्हें हमारा मिशन नहीं रोकने दूंगा। लोगों को निकालने का हमारा मिशन जारी रहेगा। मैंने अपने कमांडरों को यह आदेश भी दे दिया है कि वो आईएसके की संपत्तियों, लीडरशिप और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं पर हमला करने का ऑपरेशन प्लान तैयार कर लें। हम उन पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। हमला करने की जगह भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा। आप लोग ये बात जान लीजिए, आईएसआईएस के आतंकवादी नहीं जीतेंगे। हम हर अमेरिकी को बचाएंगे। हम अपने अफगानिस्तानी सहयोगियों को बचाएंगे। हमारा मिशन जारी रहेगा। अमेरिका इस तरह के हमलों से डरेगा नहीं। America will not be intimidated. अब अमेरिका दावा तो कर रहा है कि वो आईएस खुरासान को उसकी करनी की सजा देगा, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि आईएस को सुसाइड अटैक की आशंका अब भी अमेरिका को डरा रही है। यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि आईएस के हमले का खतरा अभी भी बना हुआ है। उसके पास रॉकेट से हमला करने की कैपेबिलिटी है। हालांकि अमेरिकी सेना ने फिदाइन अटैक को रोकने की तैयारी कर ली है। काबुल एयरपोर्ट पर एंटी रॉकेट सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया है, लेकिन हमले का डर, हमले की आशंका बनी हुई है। Very, very real threats to Ames. अब भी हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। हमला किसी भी वक्त हो सकता है। वो रॉकेट से हमला कर सकते हैं। उनके पास रॉकेट से हमला करने की क्षमता है। हालांकि अब इस तरह के हमले रोकने में काफी हद तक सक्षम है। हमारा एंटी रॉकेट और एंटी मोर्टार सिस्टम तैयार है। आप में से जो लोग अफगानिस्तान गए हों वो जानते हैं कि अब हमारा गन सिस्टम भी इस तरह के हमले रोकने में सक्षम है। हमारे सैनिक एयरफील्ड की बाउंड्री के पास ही सही जगह पर तैनात हैं। हमें लगता है कि अगर फिर इस तरह का हमला होता है तो हम उसका मुकाबला करने में सक्षम हैं। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि वो लोग गाड़ी के जरिए सुसाइड अटैक करना चाहते हैं, और ये छोटी गाड़ी भी हो सकती है और बड़ी भी। वो लोग इन विकल्पों पर काम कर रहे हैं और ये तो हम देख ही चुके हैं कि वो लोग शरीर से विस्फोटक बांधकर किस तरह हमला कर सकते हैं। इसलिए हम इस तरह के सभी हमलों को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। All of those things we look at. अब आईएस खुरासान के बारे में इससे ज्यादा अमेरिका क्या कह सकता है? वैसे कल काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद बहुत सारे इक्वेशंस बदले हैं। तालिबान को लग रहा है कहीं नेटो फोर्सेस तालिबान पर शक न करने लगे, तालिबान को शक की नजर से न देखने लगे। इसलिए तालिबान बार बार सफाई दे रहा है। क्योंकि खुरासान ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है और खुरासान का पाकिस्तान कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। भारत ने हमले से पहले ही पाकिस्तान में आईएस खुरासान की एक्टिविटी बढ़ने की जानकारी पूरी दुनिया को दे दी थी, इसलिए पाकिस्तान भी संभल कर बोल रहा है। हां, एक बात जरूर है कि अब पाकिस्तान खुद को अफगानिस्तान का दोस्त और तालिबान का करीबी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। इसीलिए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान आजाद हो गया है, अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान से चली गई हैं, तालिबान ने सबको साथ लेकर सरकार चलाने का वादा किया है। इसलिए अब दुनिया के तमाम मुल्कों को मिलकर तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए, अफगानिस्तान में एक स्टेबल सरकार बनाने में मदद करनी चाहिए। हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूं, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है उन्होंने क्या चीजें कही? उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यही तो चाह रहे थे दुआ के अंदर जो टॉक्स थी, उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी उन्होंने सबको माफ कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। यही दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जुबान पर खड़े होंगे या नहीं होंगे? भाई जब नहीं होंगे तब देखें, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अभी तो आप करें उनकी मदद। इमरान खान ने जैसे ही पूरी दुनिया से तालिबान की मदद करने की अपील की तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान की फौज ने। पाकिस्तानी फौज के स्पोक्स पर्सन ने कहा, अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद
अगर तालिबान पाकिस्तान की फौज से अपने फाइटर्स को ट्रेनिंग देने की मांग करता है, पाकिस्तान की सरकार इसकी परमिशन दे देती है, तो पाकिस्तान की फौज तालिबान की फौज को आर्मी की ट्रेनिंग देगी। As far as the Taliban, you said Taliban military delegation. Well, they have to form a government first, and obviously, whenever they come up with an answer to how they are going to look after their security, if they seek any kind of assistance in training from Pakistan will be more than forthcoming. We were forthcoming even before, and we will be forthcoming even after that. But it has to be a government-to-government level thing. It can't be can't be the military's decision to engage on its own. अब यहां समझने वाली बात यह कि पाकिस्तान का कनेक्शन खुरासान से भी है और पाकिस्तान का कनेक्शन तालिबान से भी है। एशियन रीजन में कहीं भी दहशतगर्दी होती है, कहीं ब्लास्ट होता है, कहीं बड़ी फायरिंग होती है, बेगुनाह का खून बहता है, तो बात घूम फिरकर पाकिस्तान की सरजमी तक पहुंच जाती है। कहीं पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है तो कहीं इनडायरेक्ट, कहीं स्टेट एक्टर्स होते हैं तो कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स। और यह क्लियर है कि कल काबुल में जो ब्लास्ट हुआ वो आईएस खुरासान ने किया, पूरी प्लानिंग और पूरी तैयारी के साथ किया, टारगेट भी बहुत सोच समझकर चुना। आईएस खुरासान तालिबान का विरोधी है और अमेरिका का दुश्मन है। वो तालिबान और अमेरिका दोनों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए हमले के लिए वो जगह चुनी गई जहां पर तालिबान के फाइटर्स मौजूद थे और अमेरिकी मैरीन्स भी मौजूद थे। उस नाले में ब्लास्ट किया गया जहां हजारों अफगानियों की भीड़ थी। बाहरी सिक्योरिटी में तालिबानी फाइटर्स थे और एयरपोर्ट की तरफ अंदर की दीवार पर अमेरिकी कमांडो। इसलिए जब नाले में ब्लास्ट हुआ, कॉरिडोर के पास ब्लास्ट हुआ, तो 28 तालिबानी मारे गए और 13 अमेरिकी मरीन्स की मौत हुई। अब आईएस खुरासान अमेरिका को चिढ़ा रहा है, सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। सिर्फ एक बात किसी को समझ नहीं आ रही कि जो अमेरिका खुद को दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर कहता है, जो अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होने का दावा करता है, जो अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस को दुनिया की सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानता है, उस अमेरिका को आईएस खुरासान की इतनी खतरनाक प्लानिंग की भनक भी नहीं लगी। जिस अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेज 20 साल से तैनात हों, उस अफगानिस्तान में आईएस खुरासान के आतंकवादी अमेरिकी मरीन्स की लाशें गिरा दें और अमेरिका के राष्ट्रपति फिर वही बात दोहराएं जो अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने 20 साल पहले 9/11 के अटैक के बाद कही थी। अमेरिका पर हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, वो कहीं भी छुपे हों उन्हें खोजकर निकाल लेंगे, सजा देंगे। यही बात जो बाइडेन के मुंह से सुनकर अचरज हुआ। To those who carried out this attack, जिसने भी हमला किया है और जो भी अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो ये बात समझ ले, हम ना तो माफ करेंगे ना ही इसे भूलेंगे। हम हमलावरों को खोज कर निकालेंगे और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं अमेरिकी लोग और अमेरिका के हितों की हर मुमकिन रक्षा करूंगा। I will defend our interests and our people with every measure at my command. अमेरिका आतंकवादियों को सबक सिखाने की बात तो कह रहा है, लेकिन उसे यह भी पता है कि अफगानिस्तान, खासकर काबुल में इस वक्त जो हालात हैं उसमें आईएस खुरासान के खिलाफ एक्शन लेना उसके लिए मुश्किल है। इसलिए अमेरिका अब तालिबान की मदद मांग रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि अमेरिका लगातार तालिबान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। मैकेंजी के मुताबिक अमेरिका ने तालिबान से काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों को सुरक्षित रखने की मदद मांगी है। इतना ही नहीं, जनरल केनेथ मैकेंजी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह का अटैक हुआ वैसे ही कई हमले तालिबान नाकाम कर चुका है। अगर तालिबान सिक्योरिटी नहीं देता तो इस तरह के हमले और भी हो सकते थे।
हम लोग तालिबान के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं जिससे वो हमारे लिए तलाशी का कुछ काम कर सकें और मुझे लगता है कि कुछ हमलों को तालिबान ने रोका भी है। यहाँ ये भी बता दूं कि हम तालिबान के साथ पहले से ही सूचना साझा कर रहे हैं। 14 अगस्त से ही उनके साथ सूचना साझा की जा रही है। हालांकि ये हमला हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि कई हमले तालिबान ने रोके हैं। हम तालिबान को पहले जितनी इंफॉर्मेशन दे रहे थे अब उतनी नहीं दे रहे हैं। हालांकि तालिबान को वो पूरी जानकारियां नहीं दी जा रही हैं जो हमारे पास हैं। हम तालिबान को इस बात को लेकर पूरा समय दे रहे हैं कि वो इस तरह के हमले रोक सकें। हमने तालिबान से कहा है कि आपको एयरपोर्ट के आसपास का अपना सिक्योरिटी पैरामीटर बढ़ाना होगा। हमने काबुल एयरपोर्ट की तरफ से आने वाली कुछ सड़कों की पहचान की है। हम चाहते हैं कि तालिबान इन सड़कों को बंद कर दे, क्योंकि हमें लगता है कि इन सड़कों के सहारे आतंकवादी गाड़ियों की मदद से सुसाइड अटैक कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सड़कें बंद कर दी जाएं, जिससे विस्फोटकों से भरी गाड़ियों को काबुल एयरपोर्ट के पास ले जाने की संभावना कम हो जाए। हमने तालिबान से कहा है कि वो ये काम जल्द से जल्द कर लें। अफगानिस्तान में जो कुछ होता है उसे डिटेल में समझना इससे जरूरी है कि उसका सबसे ज्यादा असर भारत पर होता है। जिस तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार से बाहर करने के लिए, जिस तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका 20 साल पहले पूरे लाव लश्कर के साथ अफगानिस्तान में गया था, अब उसी तालिबान को सत्ता सौंपकर, अपने हथियार सौंपकर अमेरिकी फौज वापस जा रही है। और हालत यह हो गई कि अमेरिका को सिक्योरिटी के लिए तालिबान से मदद मांगनी पड़ रही है। जो बाइडेन ने जिस जल्दबाजी में अमेरिकी फोर्सेस को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला किया, जिस तरह से अपने हथियार, गोला बारूद और साजो सामान छोड़कर अमेरिकी फोर्सेस चुपचाप वहां से निकली, इसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स जो बाइडेन के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सेनेटर जिम बैंक्स ने जो बात कही, जो फिगर्स दिए, जो खुलासे किए, वो जो बाइडेन को बहुत एम्बेरस कर सकते हैं। जिम बैंक्स ने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से अमेरिकी सेना के 85 अरब डॉलर के हथियार तालिबान के हाथ लग गए। इनमें 75,000 से ज्यादा गाड़ियां, 200 से ज्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टर ये हैं। जिम बैंक का दावा है कि इस वक्त तालिबान के पास इतने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं जितने दुनिया के 85% देशों के पास भी नहीं है। इसके अलावा 6 लाख छोटे हथियार, नाइट विजन कैमरा और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी शामिल हैं। जिम बैंक्स ने कहा सबसे डरावनी बात तो यह है कि तालिबान ने उन बायोमेट्रिक डिवाइसेस पर भी कब्जा कर लिया है जिनमें अमेरिका के अफगानी साथियों की, उनका सहयोग करने वालों की सारी डिटेल्स हैं। That due to the negligence of this administration, बाइडेन सरकार की लापरवाही की वजह से तालिबान के हाथ 85 बिलियन डॉलर के अमेरिकी सेना के हथियार लग गए हैं। 75,000 गाड़ियां, 200 से ज्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टर्स, 6 लाख छोटे हथियार हैं। दुनिया के 85% देशों से ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अब तालिबान के पास है। अब उनके पास नाइट विजन डिवाइस है, बुलेट प्रूफ जैकेट है और मेडिकल सप्लाई है। तालिबान के पास अब बायोमेट्रिक डिवाइस भी है। मैंने डिटेल्स चेक की, जिम बैंक्स ने सही कहा है। अमेरिका ने बैठे बिठाए तालिबान को बड़ी तादाद में हथियार और फाइटर प्लेन्स मुहैया करा दिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की है। तालिबान के लड़ाके इसे उड़ा तो नहीं पाए क्योंकि उनके पास इसकी ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए वो इसे एयरपोर्ट पर ऐसे ही घुमा रहे हैं। लेकिन ये हालात ज्यादा दिन नहीं रहने वाले, क्योंकि जिस अफगानी सेना ने तालिबान के सामने सरेंडर किया है उसमें कई ऐसे पायलट हैं जिन्हें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और दूसरे फाइटर प्लेन्स उड़ाने आते हैं। तालिबान ने इन पायलट से कहा कि वो बिना डरे अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेन और हेलीकॉप्टर नहीं, अमेरिकी सेना की तरफ से छोड़े गए टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स भी अब तालिबान के कब्जे में हैं। अब वो इन पर बैठकर काबुल की सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। हमर और दूसरी भारी भरकम एसयूवीज को लेकर तालिबान के फाइटर्स सड़क पर घूम रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर और टैंक के अलावा लाखों असॉल्ट राइफल्स तालिबानी लड़ाकों के कब्जे में आ गई हैं, ऑटोमेटिक राइफल, भारी मात्रा में गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन कैमराज ने
तालिबान की स्ट्राइक कैपेसिटी को कितना बढ़ा दिया होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तालिबान को लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट की काफी आलोचना हो रही है, लेकिन अमेरिका को क्या करना है, कैसे निपटना है, यह उसकी मुसीबत है। सवाल भारत के सामने है कि वो तालिबान के साथ कैसे बिहेव करे। एक तरफ विदेश नीति के एक्सपर्ट खुश हैं कि तालिबान ने भारतीयों को तंग नहीं किया, भारत ने अपने लोगों की वापसी का ऑपरेशन बड़ी मुस्तैदी के साथ किया। ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कश्मीर के सवाल पर भी तालिबान ने भारत के खिलाफ कभी कोई बयानबाजी नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि तालिबान को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला करना ठीक नहीं होगा। तालिबान पाकिस्तान की गोद में बैठा है। तालिबान ने इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए कि वो बदल गया है। न बेगुनाहों पर जुल्म रुके हैं, न अफगानिस्तान में औरतों को उनके हक मिल रहे हैं। ऐसे भारत तालिबान के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? और जब इस बात के सबूत हैं कि तालिबान की टीम में हक्कानी नेटवर्क के लोग शामिल हैं, उसके पीछे आईएसआई का हाथ है, तो तालिबान के दावों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? इसलिए अभी इंतजार करना ही बेहतर होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने की धमकी क्यों दी। कांग्रेस के आपसी झगड़ों और आपसी खींचतान की खबरें आई। कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, तीनों जगह से टकराव की खबरें आई। पहले पंजाब का हाल आपको दिखाता हूं। सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को अकाली दल और बीजेपी से ईंट की ईंट बजाने के लिए पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अब सिद्धू कांग्रेसी ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहे हैं। सिद्धू अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन अब उन्होंने पार्टी हाईकमान को चैलेंज दिया है। सिद्धू ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने पब्लिकली कहा, उन्होंने पार्टी हाईकमान को साफ बता दिया कि वो पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अपने हिसाब से पार्टी चलाएंगे। अगर उन्हें फैसले लेने की आजादी नहीं मिली, उन पर बंदिश लगाने की कोशिश हुई, तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। सिद्धू की इस धमकी का, इस चेतावनी का असर दिल्ली तक हुआ। सिद्धू के इस तेवरों पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने क्या कहा, यह मैं आपको दिखाऊं। इससे पहले आपको यह सुनवाता हूं कि सिद्धू ने क्या कहा। ना सोचना कि नवजोत सिंह सिद्धू ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਰ ਚ ਆਇਆ। ਭੁੱਲ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਰ ਚ ਆਇਆ। याद रखियो ਇਹ ਜਿਹਾ पंजाब मॉडल खड़ा करूं कि ये बहार अगले 20 साल जानी नहीं, याद रखिए जानी नहीं। मैं क्यों कहना? क्योंकि मैं कदे समझौते नहीं किए। मैं हाईकमान को इको गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दियां आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दूं। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लैण दोगे, तो फिर मैं एक ना एक भी खड़काऊं, एक ना एक भी खड़काऊं। क्योंकि निर्णय लेने तो बिना 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सिद्धू तो साफ साफ कह रहे हैं कि वो पार्टी हाईकमान से कहकर आए हैं कि वो सिर्फ नाम के अध्यक्ष नहीं है, अपने हिसाब से पार्टी चलाएंगे। इसके बाद इसी मीटिंग में सिद्धू ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर पर डायरेक्ट हमला किया। सिद्धू ने कहा, जो बिजली आज 9 रुपए में मिल रही है वो 6 रुपए में भी मिल सकती है, लेकिन मिलेगी नहीं, क्योंकि पंजाब में प्राइवेट बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने का खेल चल रहा है। सच पूछो, लोग हताश ने, लोग निराश ने। लोग कहते साडियां आसां दे उत्ते कोई खरा नहीं उतरिया ना। मैं तुहानूं अज कहना, मेरा अज का ट्वीट भी पढ़ लो, मेरा अज का ट्वीट भी पढ़ लो। जड़ी बिजली मैं कहना, प्रधान होने के नाते मैं कहना कि जड़ी बिजली अज 9 रुपये मिल रही है, और 3 रुपये मिल सकती है, और बकायदा मिल सकती है, बकायदा मिल सकती है। 1 रुपये 99 पैसे सोलर एनर्जी खरीदी गई है 17 रुपये। किस पैसे? क्यों? कौन एक अप्लाई कर रहा है? कौन है वो जरा नहीं चाहता व्हाइट पेपर देना?
क्यों नहीं देना चाहता कीर कोरे मैं तुम आज कहना कि 3 रुपये बिजली उस दिन मिलू जिस दिन ये पीपीए फॉल्टी पीपीए कैंसर होंगे ते अज तुहानू वचन दिंदा नवजोत सिंह सिद्धू जे मेनू जान दी बाजी भी लानी पई लाऊंगा लेकिन पीपीआं दे अगे अट के डट के खड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कल ट्विटर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुराने बयानों के वीडियो पोस्ट कर दिए थे जिसमें चुनाव के पहले कैप्टन ने बिजली की कीमतों का मुद्दा उठाया था और सस्ती बिजली देने की बात कही थी। इसके बाद सिद्धू ने कैमरे पर वही बात कहकर कैप्टन को घेरा। सिद्धू के इस तरह के बयानों पर कैप्टन तो कभी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए मुश्किल कांग्रेस हाईकमान को होती है। सवाल पूछे जाते हैं पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से। जब तक हरीश रावत ने सिद्धू का बयान नहीं सुना था तब तक तो उसका बचाव करते रहे। कहा कि सिद्धू कभी कभी चौके की जगह छक्का मार देते हैं लेकिन कांग्रेस उनके चौके छक्के सब झेल लेगी। मैं उनके उस बयान को इससे जोड़ करके नहीं देखता। सिद्धू साहब का अपना अंदाजे बयान है, उस पर यदि मैं टिप्पणी करने लग जाऊं तो मुझे रोज आपके इसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा और इसलिए उनका अपना अंदाजे बयान है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। और कांग्रेस के अंदर सबको पूरी पीसीसी को जो स्वतंत्रता हासिल है वो श्री सिद्धू को भी हासिल है। मुझे कोई शिकायत श्री सिद्धू से नहीं है। वो बहुत बार चौवे की जगह पर छक्का भी लगा देते हैं लेकिन खाते में तो हमारे ही जा रहा है। आप चिंता न करिए, हम उनके चौवे छक्के सब संभाल लेंगे। 2022 का चुनाव जो होगा वो किनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसाइडेड है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आज चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब। फिर अब ये बात पूछने की थोड़ी है। हरीश रावत की मजबूरी है, उन्हें रोज रोज इस तरह के बयान देने पड़ते हैं, बैलेंस रखना पड़ता है। पार्टी को लगता था सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाएगी तो फिर वो सारी ताकत कैप्टन से की सपोर्ट में लगा देंगे, लेकिन उन्होंने तो सारी ताकत कैप्टन से लड़ने में लगा दी है। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद सिद्धू दुगनी ताकत से कैप्टन के खिलाफ लग गए हैं और कांग्रेस को पहले से ज्यादा एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ रही है। सिद्धू खुद तो हमले करते ही हैं, उनके अपने पॉलिटिकल एडवाइजर भी ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि कांग्रेस की मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए पार्टी ने थोड़ा सख्त रुख किया है, एडवाइजर को हटाने का फरमान सुनाया है और इसका असर यह हुआ कि सिद्धू के एक सलाहकार मालविंदर माली ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर इसके बाद उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए जो लोग जिम्मेदार होंगे उनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर विजेंद्र सिंगला और कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी भी हैं। चूंकि पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी देख रहे हैं, इसलिए आज सोनिया गांधी ने हरीश रावत को बुलाकर बात की। मीटिंग के बाद हरीश रावत ने कहा पिछले कुछ दिनों में गड़बड़ियां तो हुई हैं, उन्होंने सारी जानकारी सोनिया गांधी को दे दी है, अब वो कोशिश करेंगे सब ठीक हो, सभी नेता अपनी हद में रहें। मैंने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पूरी बातें रख दी हैं और मैंने उनको ये भी बता दिया है कि प्रत्येक पक्ष का ये कहना है जो सोनिया जी का निर्णय होगा हम मानेंगे। थोड़ी बातें मैंने कहा बिगड़ी हैं इधर, लेकिन हम उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 पक्ष हैं, सबसे अपेक्षा है हमारी कि वो एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे और सबको साथ लेकर के चलने का या दूसरे के साथ चलने का प्रयास। पीसीसी, चीफ मिनिस्टर कि वो सब मिल करके एक दूसरे का आदर करते हुए एक दूसरे को साथ लेकर के चलेंगे। असल में नवजोत सिंह सिद्धू दोनों हाथों में ईंट लेकर घूमते हैं, जो सामने आ जाए उसे ईंट मार भी सकते हैं। आज सिद्धू ने सच कहा, उन्हें फैसले नहीं लेने दिए गए तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सिद्धू का नेचुरल रिएक्शन है, ये उनका स्वभाव है, ये उनका स्टाइल है, अंदाजे बयां है। सिद्धू की पॉलिसी है माई वे या हाईवे। पहले उन्होंने बीजेपी को इसी तरह का सबक सिखाया, अब पिछले 5 साल से अमरिंदर सिंह को नाको चने चपा रहे हैं। सिद्धू एक एग्रेसिव बैट्समैन रहे हैं, वो हर बॉल पर चौका मारना चाहते हैं, वो चुप रहकर तमाशा देखने वालों में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस के नेताओं ने अब अगर सिद्धू को पहचान भी लिया तो कुछ कर नहीं पाएंगे। चुनाव सिर पर है, न सिद्धू को हटा सकते हैं न सिद्धू को सिर पर बैठा सकते हैं।
झगड़ा छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। इसलिए आज चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और पार्टी के 53 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया था। छत्तीसगढ़ को लेकर क्या फैसला हुआ, भूपेश बघेल ने क्या कहा, यह मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हमने साफ कर दिया कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। असल में छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तर्क यह है कि उनसे 28 साल के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। टीएस सिंहदेव कई दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी दिल्ली बुलाया गया। बघेल 53 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे, अपनी ताकत दिखा दी, एमएलएस का सपोर्ट साबित कर दिया। बघेल ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का इनविटेशन दिया है और अगले हफ्ते राहुल छत्तीसगढ़ आएंगे। हमने अपने नेता से सारी बातें कह दी, राजनीतिक बातें भी हुई है, योजनाओं के बारे में, शासकीय योजनाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के बारे में सारी चर्चाएं हुई और अंत में मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आएं और उन्हें शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो आएंगे। गुजरात मॉडल फेल हो चुका है, छत्तीसगढ़ मॉडल देश के सामने प्रस्तुत करना है, तो राहुल जी के दिशा निर्देश में जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में संचालित हो रही है उसे देखने वो आ रहे हैं। आप 5 साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे कि नहीं? हाईकमान ने मुझे बनाया है और जब तक हाईकमान चाहेंगे मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। पुनिया जी ने कहा, उस वर्षन को भी जानते हैं, उसके बाद कोई बात रहने रह जाता है। वैसे भूपेश बघेल पहले से इस बात को लेकर विश्वस्त थे, कॉन्फिडेंट थे कि उनकी लीडरशिप को कोई खतरा नहीं है। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने कह दिया था उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस सरकार को 70 विधायकों का समर्थन हासिल है, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। कल महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी का सर बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आज संभवतः राहुल गांधी जी से मुलाकात होगी। सरकार सुरक्षित है, सारे विधायक सरकार सुरक्षित है, 70 विधायक है, 3/4 लगता है कि छत्तीसगढ़ का मामला कुछ दिन के लिए सुलझ गया है। टकराव राजस्थान में भी है। अशोक गहलोत पर सचिन पायलट के सपोर्टर्स को मंत्रिमंडल में शामिल करने का दबाव है। गहलोत को आज दिल्ली आना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो दिल्ली नहीं आ पाए। अशोक गहलोत को चेस्ट पेन के बाद जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी एंजियोग्राफी से पता चला कि गहलोत की एक आर्टरी में 90% ब्लॉकेज है, जिसके बाद गहलोत की एंजियोप्लास्टी की गई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसमें बताया गया कि अशोक गहलोत अब ठीक है। गहलोत 24 घंटे सीसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अशोक गहलोत के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अशोक गहलोत के लिए प्रार्थना की है। मेरी भी दुआ है कि अशोक गहलोत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और राजस्थान की जनता की सेवा करते रहें। अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। पाकिस्तान आर्मी और आईएस खुरासान के बीच क्या रिश्ता है? खुरासान के कुछ आतंकवादियों का वीडियो सामने आया है। इन वीडियोस में ये आतंकी पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बता रहे हैं, कितना खुलकर बता रहे हैं, इस पर स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए चलते हैं सुरभि शर्मा के पास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब